अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11 के। तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे मैं आपको बुक पर से ही मार्क करवा दूंगा। कहीं पर हमें थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी तो मैं वहां पर आपको साथ साथ नोट भी करवा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। कहता है कि व्हाट आर द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर करने की प्राइमरी टाइप्स तीन कौन कौन सी हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ के भी आ चुके हैं ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो जस्ट आपने इन तीनों के नाम लिख देने हैं। अच्छा, इसका अगर प्रॉपर आंसर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप चलें अपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ की तरफ, जहां पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पेज नंबर आपका बनता है G20। पेज नंबर 20 पे आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये आपके पास होगा 11.1 का आंसर। क्लियर हो गया बात? आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के? तो बस जस्ट इनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। नाम पूछ रहा है जस्ट वो आपसे, ठीक है। तो बस ये हमारे पास 11.1 हो गया। अब हम चलते हैं 11.2 की तरफ। कहता है कि व्हाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। कि मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफर फास्टर क्यों होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करके आए हैं अपने कंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर। अगर आप चलें अपने पेज नंबर 21 की तरफ, तो वहां पर हमारे पास कंडक्शन जहां पर एंड हो रहा है, वहां पर बुक ने भी ये आंसर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव। अच्छा, इससे पहले आप देखो बुक ने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, इसका कहता है व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स। यही एग्जैक्ट सवाल उसने 11.2 के अंदर पूछ लिया हमसे। तो हम यहाँ से मेटल से स्टार्ट करेंगे, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नॉन मेटल पे जाके खत्म कर देंगे। ठीक है, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वाला, तो आप इसको जरूर याद करना। बहरहाल ये हमारे पास 11.2 हो गया। अब हम चलते हैं 11.3 की तरफ। कहता है कि हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर। कन्वेक्शन किस तरह ट्रांसफर करती है हीट को लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कन्वेक्शन वाला, जो कि हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो ये वहां पर जाके आपको इसका आंसर मिल जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर आप चलते हैं अपने पेज नंबर 21 की तरफ, जहां पर आपका कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से आप मार्क करो व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट करना है पैराग्राफ नंबर 2 से और खत्म कर देना है कोल्ड एरिया पे जाके, जहां पर आपकी डेफिनेशन खत्म हो रही है। तो ये आपके पास आ गया 11.3 का आंसर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इसके, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर मैंने सारे लेक्चर्स तरतीब से अरेंज किए हुए हैं, वहां पर जाके आप लेक्चर्स लेके आ सकते हो। बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया है। परफेक्ट जितना हो सकता है ना, मैंने उस तरह परफेक्ट पढ़ाया है आपको। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा समझ सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं 11.4 की तरफ। व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज जो होता है वो किस फिनोमिना के तहत होता है। और हमें पता है कि वो जो नेचुरल फिनोमिना हमारे पास है वो कन्वेक्शन का ही है, क्योंकि कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस के अंदर ही हमने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ा था। अगर आप चलते हैं अपने पेज नंबर 23 की तरफ, तो उसके बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाओ, यहाँ मैंने लगाया हुआ 11.4। आपने स्टार्टिंग में पहले लिखना है, क्योंकि हमने आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करना है ना, तो स्टार्टिंग की लाइन आपने लिखनी है, कन्वेक्शन इज द नेचुरल फिनोमिना कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज। तो कन्वेक्शन वो नेचुरल फिनोमिना है जिसकी बुनियाद पर लैंड और सी ब्रीजेस होते हैं। तो अब इसका आंसर आपने क्या लिखना है, लैंड एंड सी ब्रीज आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, इसको आपने सारा याद भी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अलग से भी आ सकता है ये। और जब आपने सारा याद कर लिया होगा टॉपिक के दौरान, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देना इसको, ड्यूरिंग द डे से स्टार्ट करना और लैंड ब्रीज पे जाके खत्म कर देना। तो यहाँ पर आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों ही कवर हो रहे हैं, जितना मैंने मार्क किया इस हिस्से में। ठीक है, बस शोन एंड फिगर काट देना, यहाँ से भी आप शोन एंड फिगर काट देना। बाकी जो कुछ मैंने मार्क किया आपने इसको लिख देना है। बस स्टार्टिंग ख्याल रहा है कि आपने अपने आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है ना, इस लाइन को जरूर लिखना है आपने। उसके बाद फिर आपने ड्यूरिंग द डे से स्टार्ट कर देना है और नीचे जाके जहां पर ये खत्म हो रहा है लैंड ब्रिजेस पर, वहां पर जाके आपने इसको खत्म कर देना है। तो ये हमारे पास हो गया 11.4 का आंसर। इसी तरह अब हम करते हैं 11.5। 11.5 हमसे कहता है कि हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से बिल्कुल अगला टॉपिक है, ग्लाइडर्स वाला। तो वहां पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। पढ़ाते वक्त भी मैंने मार्क करवाई थी चीजें आपको, तो आपने वो याद की होंगी ऑब्वियसली। तो ये भी आपको याद करना कोई मसला नहीं होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला है, तो इसको भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 11.5 का जो आपका आंसर है ना, वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ग्लाइडर से स्टार्ट करना है आपने और एयर राइजेस तक खत्म कर देना है। ये आपका बनता है पेज नंबर 23। ठीक है, आग ग्लाइडर से आपने स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ कर देना है, एयर राइजेस पे। बस इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो लेक्चर के दौरान मैंने आपको क्वेश्चंस बनवाए हैं इसके अंदर से। तो जिस तरह भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपने ये बातें लिख देनी है। क्लियर हो गया? अभी फिलहाल 11.5 का जो आंसर बन रहा है ना, वो यही बन रहा है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने पहले बनवाए थे इस टॉपिक के अंदर, उनको भी एक साथ देख लेना, ताकि आपको जिस तरह मर्जी क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर वही आंसर है जो हर जगह अरेंज हो रहा है। बहरहाल अब ये हमारे पास 11.5 भी कवर हो गया। इसी तरह हम चलते हैं 11.6 की तरफ।
वो हमसे कहता है कि व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या चीज़ है। बहुत ही डिटेल से टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेक्चर नहीं लिया तो अपना बहुत नुकसान कर रहे हो, जाके जरूर ये लेक्चर लेना। हाउ डज इट ट्रांसफर हीट, रेडिएशन किस तरह हीट को ट्रांसफर करता है, सब बातें बताएं, बार बार पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करता है, तो ये हम प्रॉपर बुक से मार्क भी कर लेते हैं। अगर आप चलते हैं अपने रेडिएशन वाले टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे आपने यहाँ पर रेडिएशन से स्टार्ट करना है, लिखना है रेडिएशन इज, ठीक है, रेडिएशन इज अ प्रोसेस, यहाँ से पूरा करना है और मीडियम पे जाके खत्म कर देना है, ठीक है। ये ऊपर वाली बातें भी लिखनी है और जो हमारे पास डेफिनेशन है ना येलो बॉक्स के अंदर, इसको भी आपने करना है। तो ये आपके पास होगा 11.6 का आंसर। क्लियर हो गया ना, रेडिएशन इज से स्टार्ट करना है आपने और खत्म यहाँ पर मीडियम पे कर देना है, बस ये आपके पास आंसर है 11.6 का। अच्छा, इस तरह अब हम चलते हैं 11.7 की तरफ। कहता है व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस इमिट एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस। अब ये हम पढ़ के आए हैं लेज़लीज़ क्यूब वाले टॉपिक में, और उसके बाद जो हमारे पास एक सब टॉपिक आ रहा था वहां पर भी हमने बात पढ़ी है। हमने पता है कि जो हमारे पास सिल्वर शाइनी सरफेस होती है वो गुड रिफ्लेक्टर है, इसलिए वो अपने अंदर ना तो हीट को एब्जॉर्ब करती है ना ही इमिट करती है। इसके मुकाबले में डल ब्लैक सरफेस ये काम करती है। तो प्रॉपर आंसर हम बुक से ही इसका मार्क कर लेते हैं और ये आंसर हमें मिल जाएगा हमारे पेज नंबर 26 के ऊपर। ये देखो मैंने लिखा हुआ है 11.7। यहाँ पर अगर आप आए डल एंड डार्क कलर से स्टार्ट करें और रेडिएशन एवे पे जाके खत्म कर दें, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि डल एंड डार्क सर्फेसेस जो है ना वो गुड अब्जॉर्बर हैं, गुड इमीटर हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में जो सिल्वर सर्फेस हैं वो गुड रिफ्लेक्टर है। जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो ना तो उनके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है, जब एब्जॉर्ब नहीं हुई तो इमिट कहाँ से करेंगे वो, ठीक है। तो ये प्रॉपर आंसर हमारा बनता है 11.7 का। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, अब जाके आप इसका लेक्चर ले लो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसका आंसर भी लिख दिया। आपने क्या करना है, ये देखो 11.8 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, मैंने आंसर छोटा सा ही लिखा है। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट, पूरे टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है ना उनको मैंने 2 से 3 लाइनों के अंदर समराइज कर दिया। ये आपको बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर लाइन पे एक एक लफ्ज तो मैंने लिखा हुआ है। जब आप बुक पे लिखेंगे ना इसको या कॉपी पे लिखेंगे तो सिर्फ 2 लाइनें बनेंगी जस्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू अ प्रोसेस, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ना सूटेबल फॉर लाइफ, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स अलाउ शॉर्टर वेवलेंथ। अब शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन कौन सी है, यूवी एंड विजिबल लाइट, टू एंटर द एटमॉस्फेयर बट ट्रैप लॉन्गर वेवलेंथ, ट्रैप कर लेती है लॉन्गर वेवलेंथ आईआर को बाय अर्थ। अब अर्थ क्या करती है अपने अंदर, सन आपको पता है कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है कि सन 3 तरह की रेडिएशन जमीन पे फेंकती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है, यूवी और विजिबल को, जो जो कि हैं शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस। और इसके मुकाबले में जब रात के टाइम पे अर्थ ने हमारी रेडिएशंस को इमिट करना है, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं पहले कि हर तरह की बॉडी अपने अंदर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और फिर अपने अंदर से निकालती भी है। तो निकालती कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकालती है। तो जब हमारी जमीन आईआर रेडिएशन जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं उनको अपने अंदर से इमिट करती है, तो हमारे पास मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, तो वो उनको ट्रैप कर लेता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, दिस मेंटेन वार्म एटमॉस्फेयर सूटेबल फॉर लाइफ, जिससे हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो फिर वार्म रहता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ना ये डायग्राम, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था बड़ा डिटेल्स मैंने बातें पढ़ाई थी। अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आई है तो कोई मसले की बात नहीं, लेक्चर आगे ले लो, तो बहुत ही डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाया। तो आपने स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, ये 2 डेफिनेशन 2 लाइनें लिखनी है डेफिनेशंस की, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस से स्टार्ट करके ये जो एंड तक मैंने लिखा हुआ है ये आपने सारा कुछ लिख देना, ठीक है। सारा कुछ नहीं है, आप कॉपी पे लिखेंगे ना, जस्ट 2 से 3 लाइनें बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस।